आटे के पैसे 600 रुपये 10 केजी के बहुत अच्छा रेट है। लेकिन जो बाकी आपको लेना ज़रूरी है, जब तक आप वो नहीं सारे आइटम 2000 रुपये का पैकेज नहीं लेंगे, जब तक आपको ये नहीं मिलेगा। एक शरबत आप दे रहे हैं, यहाँ पर खाने के लाले हैं, यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही खाने को। बात ये कि जो आवाम है वो लाइन लगा के खाली आटे को देख के कि आटा जो है 600 रुपीज़ का मिल रहा है तो जा रही है। अच्छा, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये तो अभी बनना शुरू होंगी। ये तो अभी यूटिलिटी पे जो है अभी चल रहा है मामला, ये मेरे ख्याल से जो है पुराना है कि अगर अब ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, जो एक कॉन्सेप्ट और एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है जो कि खान साहब का है, कैदी नंबर 804 का जो एक कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो सही है। ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर मजबूत हो, गवर्नेंस मजबूत हो और चेक इन बैलेंस हो, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो बहुत ही शानदार स्पीच थी कि वो चाहते हैं कि मुल्क स्टेबल हो, मुल्क में जो ये गैर इस्तेकाम जो बना हुआ है, एक इस्तेकाम की पोजीशन आए जिससे मुल्क स्टेबल हो, देखिए आवाम स्टेबल हो, ठीक है ना। तो अच्छा, उस वक्त इंटरनेशनल जो है पूरा जो है फ्री था फ्यूल ना, मतलब फ्री वो की दुनिया बंद थी। तो अब उसका फ़ायदा खान साहब लेते हैं कि मतलब मेरी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ। तो भाई वो तो इंटरनेशनल सारा सिस्टम बंद था। उन्होंने अभी तक काम जो किया है मैं इशारों पे किया, नहीं तो आप जो हमारा स्टूडियो है हमारे घर के बिल्कुल सामने, तो यहाँ आप गुजर नहीं सकते थे। लेकिन मैंने खुद देखा है अभी जो बरसात हुई है, बहुत शदीद बरसात थी। नहीं तो आप नागन चले जाएँ, आप चले जाएँ 5 स्टार चले जाएँ, तो ये फुल भरा हुआ होता था। लेकिन आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद मैंने खुद देखा कि पानी क्लीन था, क्योंकि मैं खुद भी रोड पे था, मिनी पाकिस्तान। तो अब इनमें एक ऐसा माफिया भी है जो कि ये एक सीज़न टू सीज़न आता है। तो अब इसके ऊपर जो चेक इन बैलेंस जो है वो काम जो है पुलिस का है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन बात ये कि हम उस निज़ाम में फंसे हुए हैं, हम उस स्टेज पर आए हुए हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ के पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर हैद। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कराची की आवाम के मसाइल और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ान में आवाम को कितना सफ़र करना पड़ता है। इन तमाम तर बातों पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली मंसूर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ अनाउंस किया आवाम के लिए, और आज सिंध के और कराची के आवाम के लिए वज़ीर आला ने रिलीफ अनाउंस किया है। हम यूटिलिटी स्टोर गए और हमने वहाँ पर जाकर अपना सर्वे किया। हमें पता चला कि एक घर में 15 अफराद होंगे, लेकिन 15 में से सिर्फ एक को ही राशन मिलेगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बात है कि जो रिलीफ दिया है वज़ीर आला साहब ने, मुराद अली शाह साहब, जो अभी रिसेंटली जो जिन्होंने हल्फ उठाया है और अब 5 साल के लिए जिन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट का चार्ज लिया है, रिलीफ तो दे दिया। लेकिन हमने भी इससे क्रॉस चेक किया जब हमारे पास भी कंप्लेंट्स आई। लेकिन आज तो फर्स्ट डे था इन्होंने रिलीफ दिया है, तो जिसमें ऐसा जो दिखने को मिला है जो कि 600 रुपये का आटा अगर आप ले रहे हैं 10 किलो, तो उसके साथ मेरे ख्याल से 2000 रुपये की जो है आपको पूरी उनकी और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जिसमें एक शरबत है और पत्ती है और 2 टेट्रा पैक मिल्क पैक वो दे रहे हैं। तो मैं तो खाली कंफ्यूज ये था कि आटे के पैसे 600 रुपये 10 केजी के बहुत अच्छा रेट है। लेकिन जो बाकी आपको लेना ज़रूरी है, जब तक आप वो नहीं सारे आइटम 2000 रुपये का पैकेज नहीं लेंगे, जब तक आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आई गेस वो 1500 से या 1800 में आटे का पूरा बुरा आ जाता है अगर हम नॉर्मल लें। अब आवाम को रिलीफ कहाँ है अगर नहीं, 1500? आवाम को तो रिलीफ नहीं है। मतलब बात ये है कि रूह अफ़ज़ा बंदा कैसे पिएगा। एक शरबत आप दे रहे हैं, यहाँ पर खाने के लाले हैं, यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही खाने को। बात ये कि जो आवाम है वो लाइन लगा के खाली आटे को देख के कि आटा जो है 600 रुपीज़ का मिल रहा है तो जा रही है। अब वहाँ जब जा रही है तो पता चल रहा है कि आपको 2000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा। अब वो 2000 रुपये का सामान है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से 1-2 दालें हैं उसके अंदर, और 2 जो है टेट्रा पैक जो है मिल्क हैं, और एवरीडे है, सूखा दूध है, और 600 रुपये का ये जो 10 केजी जो आटा है, इसको मिक्सचर करके जो एक सॉरी टी वो है, चाय की पत्ती है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, पाउडर मिल्क एवरीडे डाल दिया ना उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम को अभी इस टाइम रोटी अनाज की ज़रूरत है या वो सूखा दूध ले?
चाय पीने के पैसे हैं इस वक्त, जिस तरीके से माहौल है इस टाइम, जितनी महंगाई है, चाय पीने के भी लिए इंसान जो है परेशान घूम रहा है। क्योंकि अगर होटल्स में जाएं आप, 130 रुपए की, 120 रुपए की आपको फुल चाय मिलती है, कट आपको जो है 50 रुपए की। शायद अब वो चीज़ भी कराची वालों में से ख़त्म हो गई है। पहले ये होता था ऑफिस के बाद लोग चाय के ढाबों पे बैठते थे, अब वो रुझान भी कम हो गया है। नहीं है ना, खाने को नहीं है, मतलब परेशान है। एक जो है 30-35 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये में नौकरी करने वाला इंसान, वो कैसे नहीं चल सकता ना। आप चाय भी नहीं पी सकता। तो अगर गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए था तो वो 10 किलो आटा देती, इसके अंदर दालें डालती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, चीनी सिर्फ 5 किलो अलाउ की है। हाँ, वो भी मैंने देखा कि 109 रुपये, आई थिंक 109 रुपये, 105 रुपये, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बंदा जो होगा। अच्छा, वरना 155 रुपये की आप लेंगे। देखिए ये नाजायज़ है, ये ज़्यादती है। अच्छा, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कुछ नहीं उनको मिले। अच्छा बात ये है कि आप और हम तो नहीं है रजिस्टर्ड, तो हमें भी नहीं मिलेगी। बात ये भी है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेशो है, मतलब ख़वानदगी की जो शरह है, वो बहुत कम है। अगर लोगों को रजिस्टर्ड करना आता तो आसानी नहीं होती लोगों के लिए। लोग तो आके ख्वार हो रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर पूछ रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, तो ये यूटिलिटी तो मुझे तो नहीं लग रहा, ये यूटिलिटी तो नहीं हो गई ना। बात ये है तो जो कि नज़ीर इनकम सपोर्ट का मेंबर है तो उनको मिलेगी, उसको एक्स्ट्रा रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कराची वाले तो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता ये कराची वाला कोई भी जो है ज्वाइन करता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, क्योंकि वो उन्होंने कहा है ये गरीबों के लिए है। तो कराची वाले तो गरीब हो के भी जो है अपने आप को ये थोड़ी फील कराते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है। ठीक है, एक वाहिद कौम जो है कराची में, एक ऐसा तबका है जो कि अपने आप को कभी ये नहीं, मतलब हाथ नहीं बढ़ाएगा आगे। तो ये मतलब सरासर जो है नाइंसाफ़ी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉलिसीज़ बनाते कौन है? जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्या उनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि अगर एक घर में 15 अफराद हैं तो सिर्फ एक बंदे को राशन क्यों अलाउ किया जा रहा है? कम से कम 4 बंदों को तो अलाउ करना चाहिए ना। अच्छा, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये तो अभी बनना शुरू होंगी। ये तो अभी यूटिलिटी पे जो है अभी चल रहा है मामला, ये मेरे ख्याल से जो है पुराना है, आई थिंक। क्योंकि अभी आज जो है मेरे ख्याल से जो है उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने आज सब्सिडी दी है, रमज़ान पैकेज दिया। अब ये देखना है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है। ये जो 109 रुपये वाली चीनी वाला मामला है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ रहा है। तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर उसमें भी बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम आ रहा है। देखें, वो सिंध की असल में बात ये कि सिंध आ रहा है ना, तो सिंध में तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही करेगा काम, बगैर उसके तो ये हो नहीं सकता। सब्सिडी जो देगी गवर्नमेंट वो इन्हीं को देगी और इन्हीं से ही हमें मिलेगी। अब बात ये कि ये जो 155 रुपये और 109 रुपये का जो गैप है, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं या मेरी फैमिली अगर लेने जाती है, मैं तो अपने आप को यही मतलब ऐसे ही वो करूँगा, तो मुझे 155 रुपये की मिलेगी। अगर मैं रजिस्टर्ड होऊंगा तो मुझे 109 रुपये की और सिर्फ 5 किलो चीनी। वजह क्या है? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी जो है, इसके ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए। अब ये नई गवर्नमेंट आई है तो इनको देखना चाहिए कि इसके ऊपर रिलीफ दें आवाम को, क्योंकि रमज़ान है और रहमतों का महीना है। अगर आवाम को, अगर आप देखें, ये बात तो 100% श्योर है कि अगर अब ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, जो एक कॉन्सेप्ट और एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है, जो कि खान साहब का है, कैदी नंबर 804 का जो एक कॉन्सेप्ट जो ये चल रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो सही है। आप अगर आवाम को अच्छा रिलीफ दे देते इसी रमज़ान में, इन 6 महीनों में, 3 महीने में ऐसी पॉलिसीज़ बना लेते हैं जिससे आवाम को बेनिफिट मिल जाए, तो ये सारा नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आवाम को किसी से कुछ नहीं लेना। आवाम तो अभी लगी हुई है अपनी रोटी की, कि भाई उसको रोटी मिल जाए, उसको खाने को मिल जाए, उसको जो है रेंट का इशू, उसका रेंट पूरा हो जाए, बिजली के मसाइल है वो हल हो जाए। तो वो तो इसी पे ही अभी भागम दौड़ पे लगी। अब आपने असल में जब पीडीएम में आप जब थे तो आपने वो डिलीवर नहीं किया था। ये समझें कि ये एक जो वोट इतनी आवाम ने, जो यूथ ने आके जो इतना स्पेशल वोट दिया, ये आपसे गुस्सा जाहिर किया। तो आप इस गुस्से को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि आप उनको रिलीफ देते हैं। और इनके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि ये अपनी कारकर्दगी का इल्ज़ाम पुरानी गवर्नमेंट पे डाल सकें। डाल ही नहीं सकते ना। देखिए, सब किया नहीं, निगरान सेटअप में जो कि आपके जब पीडीएम ख़त्म हुई है, निगरान सेटअप ने बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार काम किया है। क्योंकि जो उस वक्त महंगाई जिस तरीके से ऊपर जा रही थी, ठीक है ना, उसको रोका, स्टेबल किया, बाकायदा आपको फ्यूल में रिलीफ मिला। कहाँ 300+ रेट थे, कहाँ जो है 300 के अंदर जो है ये फ्यूल को ले आए थे, चीज़ें बैलेंस होना शुरू हुई थी, फिर रुक गई क्योंकि गवर्नमेंट आनी थी। अब बात ये कि देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब जो अब सदर बनने वाले हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब मिलके, MKM,
ये सब मिलके आवाम को क्या रिलीफ देते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि फ़लाही इदारे काम करते हैं, रमज़ान में हम देखते हैं अफ्तारी होती है रोड पे, आपकी भी एक फ़लाही तंजीम है अर्ज़ वतन पाकिस्तान। जब फ़लाही इदारे इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ हम देखते हैं ना, सहरी अफ्तारी और बाकी फ़लाही काम जो हो रहे होते हैं ईद से पहले और ईद के बाद, तब इतनी चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती हैं, तो यूटिलिटी स्टोर वाले बाहर कतार में लोग खड़े हैं, ख्वार हो रहे हैं पैसे देके, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर मजबूत हो, गवर्नेंस मजबूत हो और चेक इन बैलेंस हो, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब जो है अगर वहाँ से आपको रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, या सिंध के मुराद अली शाह साहब सिंध के लिए अच्छा एक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे माफियाज हैं जो कि वो डिलीवर नहीं होने देते। ठीक है, देखिए इन पेपर कौमी ख़जाने से सब जगह से पैसा तो निकलता है ना, आवाम के लिए निकलता है, रिलीफ के लिए निकलता है। तो बात ये है कि ये लोग जो है बीच में कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिधर से प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर प्रॉपर डीसी को जो है, डीसी क्योंकि डीसी ही देखते हैं मामला, डीसी कमिश्नर कराची, इनको एक मजबूत मुहिम और मजबूत जो है मतलब इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, कहाँ पर गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है, मतलब कहाँ रिलीफ मिल रहा है और कहाँ पे 2 नंबरी हो रही है और पैसे खाए जा रहे हैं। जब ये एडमिनिस्ट्रेटर और ये सारे लोग काम करेंगे, गवर्नेंस अच्छी होगी, तो ये सब कुछ आवाम तक रिलीफ पहुंचे। तो ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं? बात ये है कि कभी चेक इन बैलेंस हुआ नहीं है। क्या इनके पास भी इख्तियारात नहीं है? नहीं, इख्तियारात तो हर किस्म के हैं, देखिए डीसी के पास ही होते हैं। बात ये फ्रूट्स के रेट, ठीक है, आपके सब्जी के रेट, आपके सारे जो है आटा, आपके जो भी घरेलू सामान है, सबके रेट्स जो हैं डीसी के, मतलब डीसी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि अभी कितना स्ट्रिक्टली, क्योंकि मुराद अली शाह साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस दफ़ा जो है मुझे, मतलब मैं जिस उससे देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और कड़क हुए हैं। क्या पता अभी नया ओहदा मिला है? नहीं, मतलब मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बिलावल साहब ने, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग थे ना, ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब खाली मुराद अली शाह साहब थे, मतलब बिलावल साहब ने अगर उनके ऊपर ट्रस्ट किया है तो मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझिए कि बिलावल जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि जैसे उनके भी कौमी असम्बली में जिस तरीके से स्पीचेज़ हुई तो बहुत ही शानदार स्पीच थी कि वो चाहते हैं कि मुल्क स्टेबल हो, मुल्क में जो ये गैर इस्तेकाम जो बना हुआ है, एक इस्तेकाम की पोजीशन आए जिससे मुल्क स्टेबल हो, देखिए आवाम स्टेबल हो। देखिए ये जो एक नैरेटिव वाले जो कैदी 804 वाला जो एक मामला है, जो कि आवाम जो है उसके पीछे जो है जो भाग रही है, आप आवाम को रिलीफ देते हैं, मतलब मेरी अपनी पर्सनल आपको ये राय है कि अगर आप आवाम को इन 6 महीने में रिलीफ देते हैं, ये सारा समंदर बैठ जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? अब देख लें, ये लास्ट कैदी नंबर 804 ट्रेंड कर रहा होता है। नहीं, देखिए ट्रेंड उस सूरत में करता है ना, असल में आप कुछ दे नहीं पा रहे। आपने क्या दिया? आपने कुछ नहीं दे रहे ना। अच्छा, उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले ये बोल रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत ही 3.5 साल चली, खान साहब कैसे डिलीवर करते? नहीं, उन्होंने नहीं, महंगाई तो उन्होंने भी करी है। मतलब जो 2018 में जब ये इलेक्शन जीते हैं, तो जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी नून लीग की, अगर उसको कंपेयर उससे करेंगे दोनों को तो बहुत फ़र्क है। खान साहब ने भी करी, लेकिन जब ये पीडीएम आई, इसने जो है बिल्कुल जो है वो किया है, मतलब शायद इसमें आईएमएफ का भी अमल दखल रहा है। लाजमी सी बात है ना, एग्रीमेंट्स इन्होंने करे, खान साहब ने सारी जो है डील्स करने के बाद उसको बिल्कुल सस्पेंड कर दी, ख़त्म कर दी। लाजमी सी बात है, नई गवर्नमेंट आएगी तो वो तो आईएमएफ तो अपने रूल से चलेगी ना, वो तो अपने जो आपसे कमिटमेंट्स हैं वो आपसे पूरे करेगी। तो वो कमिटमेंट्स जो है शहबाज शरीफ ने जो स्टार्ट करे थे तो उससे तूफान बना है। अच्छा, प्रॉब्लम जो है, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में महंगाई एकदम आई है, ऐसा नहीं है। ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उधर से कहीं से ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि जब आप कोरोना में थे, जब खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो हमने फ्यूल यहाँ से 72 रुपये 73 रुपये में मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अच्छा, उस वक्त इंटरनेशनल जो है पूरा जो है फ्री था फ्यूल ना, मतलब कोई वो, क्योंकि दुनिया बंद थी, तो आप उसका फ़ायदा खान साहब लेते हैं कि मतलब मेरी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ। तो भाई वो तो इंटरनेशनल सारा सिस्टम बंद था, ठीक है ना, पूरी दुनिया बंद थी। अच्छा, उस वक्त सारी चीज़ों के रेट्स जो है नीचे थे, गोल्ड ले लें, फ्यूल ले लें, जहाँ फ्यूल का रेट जो है कम होता है तो लाजमी ऑटोमेटिकली ही सारी चीज़ें जो है नीचे होती हैं, स्टेबल हो जाती है। अच्छा, उस वक्त वो दौर था। उसके बाद जब दुनिया खुली है, खुलने के बाद जब खान साहब हटे हैं, ठीक है ना, खान साहब हटने के बाद जो नई गवर्नमेंट, आपके जो खान साहब की अपनी पॉलिसी, जो एग्रीमेंट्स थे जो आपने आईएमएफ से करे थे, जिसको आपने नहीं किया,
ठीक है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी और नून लीग की पूरी पूरी कैबिनेट ये बोलती है कि ये जो है छोटे छोटे जो है बम्स बना के हमारे लिए गए थे, तो वो फटे। अच्छा, वो बात ये फटे तो वो आवाम पे ही गिरे। अच्छा, आवाम पे जब गिर गए, मुसल्लत हो गए, तो लाजमी सी बात है आवाम कंपेयर कर रही थी। ये कहानी कोई 10-5 साल की थोड़ी थी, 1 साल की थोड़ी थी। ये ऐसा था कि अभी 1 महीना नहीं हुआ, फ्यूल के प्राइस एकदम जो है 35 रुपये बढ़ गए। ऐसा ही है, बिल्कुल हर हफ्ते बढ़ रहे थे। फिर 1 महीना गुजरा, 35 रुपये बढ़ गए। तो ये अफेक्ट करा एकदम, जो है ना झटके लगे, मतलब आम को ना कि ये किधर हम मतलब फंस गए। अच्छा, सेल्स वही है, काम है नहीं। अच्छा, स्टेबल नहीं हो पाई गवर्नमेंट। फिर उसके बाद धरने, आपको पता है एक नैरेटिव, एक जो है मुल्क में एक तूफान है बदतमीजी, मतलब किसी इदारे को खड़ा करने की कोशिश नहीं करी इन्होंने। मतलब वो अगर स्टेबल करने की कोशिश करते तो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तो ये एक बड़ा था मामला। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट नहीं बनी है। मे बी मतलब हमें तो अच्छी तवक्को करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो सुनेंगे। ठीक है, बाद ये अल्लाह हो सकता है कि इस गवर्नमेंट के दिल में ऐसा लाए, क्योंकि जितना नैरेटिव है, ये जो भी झूठा नैरेटिव ले लें, सही ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, ये ख़त्म जब होगा जब आप आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं आवाम की या सियासतदानों की ना, कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ती है। कुछ कसूर हमारे अपने भी होते हैं, जिसकी सबसे अहम मिसाल है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी। रमज़ान आते ही फल फरोश उनको स्टॉक कर देते हैं फ्रूट्स को, फिर अपने मुंह मांगे दामों में बेच। देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया, यही बात आपको मैंने बोली ना, ये सारी अंडर सुपरविजन जो है कमिश्नर कराची, और वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस बार। लेकिन अभी तो एक्टिव कहाँ से नजर, अभी तो देखिए चीज़ें शफल होंगी ना, अभी तो चेंजिंग्स होंगी। ये बेसिकली निगरा सेटअप के लोग हैं अभी, एसी डीसीज जो भी हैं अभी निगरा सेटअप के लोग थे ये सारे। अब नई गवर्नमेंट बनी है, तब ये देखना है कि कौन कौन लोग, कौन कौन सा एसी, कौन कौन सा डीसी और कौन कमिश्नर कराची की पोस्ट पे आता है। अच्छा, उसके ऊपर एक ऐसा अगर क्या कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी बना दे ना, जिसको लुक आफ्टर डायरेक्ट बिलावल साहब करें या क्या कहते हैं शाह साहब करें, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उनकी तरफ से तो आवाम के लिए रिलीफ निकल रहा है, वो पहुंच नहीं रहा। तो उसको चेक एंड बैलेंस के लिए जो है मुराद अली शाह साहब को बहुत टफ टाइम है। मतलब अभी इस गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ टाइम है। ये गवर्नमेंट बनते बनते कितना टाइम लगेगा, कब मुल्क वापस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से परसों 9 तारीख को जो है सदर पाकिस्तान का जो शुरू हो जाएगी, वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक कि रमज़ान से पहले गवर्नमेंट्स जो हैं सब अपनी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है आज हल्फ हो गया है, पंजाब असम्बली में भी आई थिंक हो गया है। तो अब रह गई है सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट। तो ये लाजमी सी बात 2-3 दिन में इंशाल्लाह देंगे। सिंध गवर्नमेंट जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जरदारी साहब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मेन जो सरबराह हैं वो जरदारी साहब और बिलावल साहब हैं। जब वो बैठेंगे हो सकता है उन्होंने कोई ऐसे हीरे तराशे हुए हों, किसको क्या देना है, किसको वज़ीर बल्दियात देना है, किसको तालीम देनी है, किसको वर्क एंड सर्विसेज देनी है। ठीक है ना, ये हो सकता है उन्होंने अपने पास रखा। अच्छा, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, हमने देखा है कराची को हमेशा साइड पे कर दिया जाता है। इस बार आपको लग रहा है कि ये हुकूमत कराची को इम्पोर्टेंस देगी? हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की, हम बात करें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तौर पे ख़राब है, रोड्स आपकी बिल्कुल ख़राब हैं, कोई चीज़ सही नहीं है। हम बात करें हल्की सी बारिश होती है हमारी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, नहीं देखें, बारिश का पानी की आप बात ना करें। इसकी वजह यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा बेहतरीन काम किया है इन 1 साल में, जब से ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, फिर उसके बाद जो है अभी ये मेयर कराची हैं। तो एक चीज़ तो कराची वालों को दिखी है। अगर हम ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, सदर की बात करें, KMC का ऑफिस खुद भी पानी में डूब जाता है। बरसात तो पूरी दुनिया में होती है, अगर शदीद होती है तो पानी जमा होता है। फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर ऐसा निज़ाम उन्होंने बनाया, 15 मिनट 10 मिनट के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आप जो कि आज से 2 साल 1 साल 3 साल की जो पोजीशन थी, अगर आप उसको चेक करें तो आज आप आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद सारी चीज़ें क्लियर देखते हैं। देखिए, मेन शाहरा मेन चीज़ होती है। उन्होंने अभी तक काम जो किया है मेन शाहराओं पे किया, नहीं तो आप जो हमारा स्टूडियो है हमारे घर के बिल्कुल सामने, तो यहाँ आप गुजर नहीं सकते थे। लेकिन मैंने खुद देखा है अभी जो बरसात हुई है, बहुत शदीद बरसात थी। नहीं तो आप नागन चले जाएं, आप चले जाएं 5 स्टार चले जाएं, तो ये फुल भरा हुआ होता था। लेकिन आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद मैंने खुद देखा कि पानी क्लीन था, क्योंकि मैं खुद भी रोड पे था। तो ये एक उनके ऊपर जो है क्रेडिट जाता है कि मुर्तज़ा। अब अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की, रमज़ान में काफ़ी बढ़ जाते हैं,
देखिए आप इसके ऊपर देखें, हो सकता है क्योंकि अभी बावसूख ज़राए से खबर आ रही है कि मुख्तार साहब को जो है आईजी सिंध से हटाया जा रहा है। अब देखते हैं कौन से ऐसे अफसरान आते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए दर्द तो बिलावल साहब को भी होता होगा, जरदारी साहब को भी होता होगा, जितने भी हमारे लीडरान हैं सबको होता होगा कि जब एक मासूम बच्चा जो है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जब वो बेचारा मर जाता है, ठीक है, कुछ ना देने पे, कभी दे भी देता है जब भी मर जाता है, तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है बनाए, क्योंकि बनानी चाहिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी जो है एक लड़का जो है बेचारा जो है उसको भी मार दिया, ऐसे ही मार दिया। तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी एसएसपीज हैं, एसपी हैं, ये भी आईजी का काम है ना। आईजी, एडिशनल आईजी इतने मजबूत होने चाहिए, मतलब उनके फेसेस और उनके कॉलर्स इतने साफ होने चाहिए कि वो एसएसपी नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डीआईजीज, एसएसपी, एसपी, एसएचओज, इनको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए हम यहाँ बैठे हुए, हमारा थाना है मुतल का, सारा काम थाने से है, ठीक है ना, जो हमारा पुलिस स्टेशन है ना वहीं पे ही हो रहा है। तो ऐसे काबिल लोग लाएं और ऐसे लोग लाएं, एक्सपर्ट लोग लाएं जो इस क्राइम को रोक सकें। देखिए वो भी रिपोर्ट करते हैं डीएसपी को, डीएसपी रिपोर्ट करते हैं एसपी को, एसपी रिपोर्ट करते हैं एसएसपी को, फिर वो रिपोर्ट करते हैं डीआईजी को, डीआईजी रिपोर्ट करते हैं एडिशनल आईजी को, एडिशनल आईजी रिपोर्ट करते हैं आईजी को, वो रिपोर्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध को। तो बात ये कि अभी देखते हैं ऐसे ही चल रहा है कि अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें शफल हो, कुछ नए लोग आए। स्ट्रीट क्राइम जो पहले रेशियो था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो बेहतरी है। लेकिन सीजन आते हैं ना स्ट्रीट क्राइम्स के, अब देखने दें कि ईद का सीजन आ रहा है, क्या ये ऐसा फार्मूला या ऐसी स्ट्रेटेजी करते हैं। इस पे रेंजर्स भी अगर एक्टिव है, माशाल्लाह रेंजर्स भी काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि रेंजर्स को ही अगर दे दिया जाए ना, अगर फुल इख्तियारात दे दिए जाए, फुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। अच्छा अगर हम ये बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की, तो एक और कराची का बहुत बड़ा मसला है जिससे आप और मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, गदागरों का मसला। आप कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप कहीं अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते, आपको इतना तंग किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए देखें ये भी अंडर पुलिस ही आता है, ये पुलिस का काम है, मुतलका थाने का काम है कि ये देखे कि ये कैसे लोग घूम रहे हैं। ठीक है, बात ये है कि देखिए कराची जो है ना रोशनियों का शहर है। यहाँ पे बाद एज अ पाकिस्तानी हर शहर से, हर जगह से, हर गांव से, हर देहात से तमाम पाकिस्तान के लोग जो है ना यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, अपना बिजनेस करने आते हैं। अच्छा इसमें कोई वो नहीं है, पाकिस्तानी है, कराची भी पाकिस्तानी है, मिनी पाकिस्तान। तो अब इनमें एक ऐसा माफिया भी है जो कि ये एक सीज़न टू सीज़न आता है। तो अब इसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस जो है वो काम जो है पुलिस का है, ठीक है ना। पुलिस को ऊपर देखिए, पुलिस के ऊपर खाली पुलिस क्राइम के ऊपर काम नहीं करती है, पुलिस के ऊपर पुलिस हम लोग देखते हैं क्राइम, और भी बहुत सारे मामला आते हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस तो कोई काम सही से कर नहीं पा रही। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है कि अब कौन सा ऐसा अफसर आएगा या कौन सा ऐसा ऑफिसर आके बैठेगा जो कि क्या काम करेगा। ये तो फर्स्ट टू 10 रमज़ान में क्लियर पोजीशन हो जाएगी कि इन्होंने क्या काम किया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस टाइम एग्रेसिव है जो दिख रहा है। ये तो ये मैंने नहीं देखा कि ये तो जैसे ही वज़ीर आला बनते हैं तो उसके बाद इनके कलमदान सबको मिल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ जो एक चल रहा है कि अच्छे लोग मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो है आएंगे, और वो भी अच्छे थे जो पुराने गए थे। लेकिन फिर वही फ़र्क आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है जो बन रही है वो कोशिश कर रही है आवाम तक ले जाए सारे मामला, किसी के भी जो मसाइल हल करे वो, लेकिन नीचे तक नहीं आ रहा। तो उस नीचे तक में अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी टीम कराची के लिए डालती है और वो करती है काम। अली मुझे ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे क्राइम्स पर, इंसान को अगर कहीं से गोली लगती है और वो फिर हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल्स की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें कि आप और मैं तो वहाँ नहीं जा सकते, प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आवाम कहाँ जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो बड़ी ख़तरनाक हालत है, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गया था। तो क्योंकि वो एक हमारे दोस्त थे तो वो वहाँ पर एडमिट थे, तो हम वहाँ गए तो वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब गंदगी, कसम से मैं कसम खा रहा हूँ, कुत्ते घूम रहे होते हैं अंदर, ठीक है। और वहाँ एक अंदर मस्जिद थी, वो वहाँ पर जो है जो लोग वहाँ पर जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ था नमाज़ पढ़ता था, तो वहाँ पर तो पानी से भरी हुई थी वो मस्जिद, मतलब काई वाला पानी। अभी 2-3 दिन बाद पहले जो है वो साफ़ हुआ है।
तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बात ये कि हम उस निज़ाम में फंसे हुए हैं, हम उस स्टेज पर आए हुए हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है, हमारे पास अच्छी गवर्नेंस नहीं है, मतलब हम बस सफ़र कर रहे हैं, हम भाई कोशिश कर रहे हैं कि बस जो मतलब जितना बचा सकते हैं या जितना जो है मतलब अपनी इज्जत बचा सकते हैं, बचाने का मतलब ये अपनी इज्जत बचा सकते हैं, बचाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई चीज़ भी नहीं है। अब बासी शहीद सिंध गवर्नमेंट, आप टब्बा चले जाएं, आप अगर सिविल चले जाएं तो देखें सिविल फिर भी बहुत बेहतर है, वहाँ पर जो है इलाज होता है। अच्छा, अब बासी वाले डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटर, असल प्रॉब्लम देखें हमारे पास आ रही है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। ये अगर तमाम इदारों की सही हो जाए तो ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब उसकी बेहतरी कब होती है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम्स के उससे भी कि काइंडली इसको ज़रा सुने, इसको समझें, और इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, देखा ये वो चीज़ है कि जो एक इंतशार कौम में फैला हुआ है, ये उससे आपको निकालेगी। अच्छी गवर्नेंस, ठीक है, और अच्छी है एडमिनिस्ट्रेटर, जो जिसने भी ये दे दी, आवाम बेहतर हो जाएगी, और आवाम अपना रुख जो है ना सबको छोड़ देगी, उनको कोई तब्दीली के चक्कर में नहीं पड़ना, उनको बेसिक सहूलतें चाहिए। बेसिक सहूलत अगर इन्होंने दे दी इस 6 महीने में लग के, अगर आपने दे दिया, कसम खा के मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो हम भी देखते हैं, हमारा तो रोड की है ना, रोड पे हम घूमते फिरते 10 लोगों से मिलते हैं, वो यही बात कहते हैं कि देखो आपने खान को 3.5 साल में फारिग कर दिया। अच्छा, खान का जो दौर गया उसमें कोरोना था, कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी और सारा जो है नीचे था, सारा मतलब सब्जी ले लें आप, फ्रूट ले लें, सब चीज़ें नीचे थी। वजह ये थी कि सब कुछ बंद था और फ्यूल भी नीचे था। जैसे ही खुला कुछ टाइम बाद खान साहब चले गए, ठीक है ना, खान साहब चले गए, जब दुनिया खुल गई तो आप जो एग्रीमेंट से गए थे वो आपके ऊपर आके मुसल्लत हो गए, ठीक है। अब बात ये है कि जो चीज़ें ऊपर गई, अब वो बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में ये था, वो ये कर रहे हैं, हमने ऐसे किया। तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये इंतशार ख़त्म कर सकते हैं। आवाम को अल्लाह का वास्ता है इस रमज़ान में रिलीफ दे दें, आप 6 महीने छोड़ें, अभी इस रमज़ान में ही दे दें, आवाम आपकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए कैसे नहीं होगी, आप और हम भी बैठ के यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होंगे कि नहीं यार आवाम जो है साथ है। आप रिलीफ दें और कॉल करें, आप ऐलान असम्बलियों में खड़े होकर ये बात करें। वज़ीर आज़म साहब ये बात बोले, हम 6 महीने में इस महंगाई के बुरान, जो महंगाई मुसल्लत करी, हम इससे रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, और उसके बाद हम 6 महीने के बाद जलसा करेंगे, जगह हम बताएंगे, ये आवाम निकल कर आएगी। रिलीफ देते हैं, आवाम को काम चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे सीनियर तजियाकार अली मंसूर साहब जो बात कर रहे थे कराची के अवाम के मसाइल और उनके हल के बारे में। उनका कहना था कि इस बार आने वाली हुकूमत की आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही है कि वो आकर कुछ काम करेंगे। लेकिन ठहरिए, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद उरूज, जिनसे हम मज़ीद बातें करेंगे, जो अब कराची के लिए कुछ करके दिखाएगी, जो पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान अब तक जो कराची की महरूमी है उसको दूर कर पाएगी, वही नुमाइंदा जमात होगी। जिसको जो मिल जाएगा उसके ऊपर सब्र शुक्र करेगा और ये बैठ जाएगा। अब बात ये है कि ये तो अब अपने इनके जो वोटर्स हैं वो जाके सवाल करें। गवर्नमेंट भी बनाने के लिए अगले को वोट चाहिए, दूसरे बोलने हम आपको इख्तियारात भी दे देंगे। हमारे जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके हुकूक की पामाली ज़रूर होती है, लेकिन वो सिर्फ इन लोगों की वजह से ही होती है। टैंकर माफिया का तो काफ़ी हद तक जो है रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी है। अब काफ़ी उसका जो है लेवल कम हो चुका है। इसके ऊपर कंट्रोलिंग के लिए आपके कमिश्नर और उसके ऊपर जो आप काम करें तो जल्द से जल्द, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जब इलेक्ट ही नहीं हुआ और हम जब ये सारे काम कर सकते हैं तो ये काम ये लोग क्यों नहीं कर सकते? करना चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कहाँ पाबंदी है, कहाँ लगी हुई है पाबंदी? ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया, ये आवाम सोशल मीडिया की रहती है। अगर ये जनरेशन, अब आप इस तरह आ जाएं, आप ये सबसे बड़ा जो इस जनरेशन को ख़राब करने वाले थे ना, वो थे हमारे खान साहब। पाकिस्तान की आवाम में जब इंतशार फैलाएंगे ना तो हमें सब कुछ बैन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप लोगों में इंतशार फैलाते हैं और उन अकाउंट्स के ज़रिए आप जाके पाकिस्तान की रियासत पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। तो फिर ये कौन सा काम है? इंडिया में जितनी गुर्बत है हम लोग वो नहीं दिखाते। हम बोलते हैं इंडिया ने तरक्की कर ली। IMF चेक के आपसे ये कहता है कि भाई ये जितनी सब्सिडी है ना, और जितने टैक्स सब्सिडी दो गरीबों को, और आपने जो टैक्स लगाने हैं वो लगाने हैं अमीर लोगों पे, इंडस्ट्री। अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब इक़दाम करने भी पड़ेंगे। पाकिस्तान अब
इन हालात का मुतहम्मिल नहीं है कि आप ऐसे धक्का देंगे, चला देंगे। गवर्नमेंट सब आपको करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। भाई आप अपनी आवाज़ तो उठाएं, लेके तो जाएं वहाँ तक। हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो उरूज आपको खुशामदीद कहते हैं आज के पॉडकास्ट में। वेलकम जी। तो आप बताएं, सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। उरूज, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, कराची के लोगों की असल नुमाइंदा जमात कौन है? कराची के लोगों की असल नुमाइंदा जमात, देखें दावेदार तो बहुत सारे हैं कि हम नुमाइंदा जमात हैं। मेरे ख़्याल में कराची की नुमाइंदा जमात वो होगी जो अब कराची के लिए कुछ करके दिखाएगी, जो पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान अब तक जो कराची की महरूमी है उसको दूर कर पाएगी, वही नुमाइंदा जमात होगी। क्योंकि माजी में जिनका मैंडेट था वो, और अब भी जो लोग जीते हैं वो, या लास्ट टेन्योर में जैसे पीटीआई वगैरह जीते थे। लेकिन देखना ये है कि जो कराची के लिए बेहतर करेगा वही कराची की नुमाइंदा जमात होनी चाहिए। और लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि हमारी नुमाइंदा जमात कौन सी है जो कराची के लिए, कराची के हक़ में काम। अब तक तो जितनी जमातें आई हैं तकरीबन सभी कराची की नुमाइंदा जमात नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो क्या कराची वालों को कुछ नया चूज़ करना पड़ेगा? देखें, आपको कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। कराची वालों को भी अब ये सोचना पड़ेगा, वोट अब वो दे चुके, अगले 5 साल कारकर्दगी अगर रही गवर्नमेंट और देखते रहे तो कराची को अब अपने बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा। आवाम को अब इनके पास जाना पड़ेगा अपने मसाइल के लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब वोट भी ले लिया, जीत भी गए, नुमाइंदा जमात भी कहलाते हैं, लेकिन अगर काम नहीं कर सके तो क्या फ़ायदा? फिर इस कराची की महरूमी तो और बढ़ जाएगी। ये एक जो है कराची के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी फिर से खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी एमकेएम से सदर के हक़ में वोट लेने पे कामयाब हो गए। कराची के अवाम ने एमकेएम पाकिस्तान को वोट दिया। पीपल्स पार्टी और अगर बात करें एमकेएम की तो कुछ मुखालिफत है, इनमें बनती नहीं है। क्या कराची में जो एमकेएम का वोटर है उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? एमकेएम के वोटर के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, नहीं हुई है, ये तो अब ये उन वोटर्स को पता करना चाहिए, उन अपने लीडरान से जाके जिनको उन्होंने वोट दिया है, चाहे वो किसी भी हल्के से हो। ज़रा ये तो पूछें कि इन्होंने वोट किस शहादत के नाम पे लिया था। आज वो सारे जो इलेक्शन के दौरान जो इनकी चपकलिश हो रही थी, एक आवाज़ लगा रहा था कि 7 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 9 आएगी, दूसरे कह रहे थे कि हम जो है ये होने नहीं देंगे, हम हमारे जो क्या कारकुनान के जो कातिल हैं छोड़ेंगे नहीं, एफआईआर करा लेंगे और ये करा लेंगे, वो करा लेंगे। आज मैंने आपको मेरी पुरानी पॉडकास्ट आपके साथ ही थी, आप वो उठा के देखें। मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही ये सिर्फ एक बंदर बांट का सिलसिला है, जिसको जो मिल जाएगा उसके ऊपर सब्र शुक्र करेगा और ये बैठ जाएगा। अब बात ये है कि ये तो अब अपने इनके जो वोटर्स हैं वो जाके सवाल करें, उनकी बेवा उनसे सवाल करें कि भाई ये जो आपने किया, जो लोग मर गए, आप तो इनकी लाशों पे सियासत कर रहे थे। आज क्या हुआ? आज वो सदारती वोट भी देने चले गए और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट भी बनाने के लिए अगले को वोट चाहिए, दूसरे बोल रहे हैं हम आपको इख्तियारात भी दे देंगे। तो भाई लड़ाई किस बात की थी? आप पुरअमन इलेक्शन होने देते। पुरअमन इलेक्शन था पूरे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि पुरअमन नहीं था इलेक्शन, पुरअमन ही इलेक्शन था। थोड़ी बहुत वायलेंस हुई, लेकिन जितनी वायलेंस इधर हुई है इन दोनों जमातों की वजह से, आज जो है वो लोगों की जो है शहादतें भूल गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल की एक रिसेंटली ऑडियो लीक हुई थी जिसपे उन्होंने तस्दीक भी की थी कि वाकई ये मेरी ऑडियो है, जिसमें वो ये कहते नज़र आ रहे थे कि हमें नून लीग ने तो बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, हम वहाँ गए मुज़ाकरात के लिए। हमें पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ पता था कि उन्होंने कहा कि मतलब जो भी इनका मैंडेट था या सही तरीके से ये लोग नहीं इलेक्ट होके आए तो उनको अभी किसी भी गिनती में नहीं लेना। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी से मिलकर सदर का वोट देने के लिए एमकेएम जा रही है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखें, ये तो होना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो होना था। बात ये है कि अपनी नुमाइंदगी, ये कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ये 17 सीटों की, 17 सीटों की कराची 17 सीटों की नुमाइंदगी नहीं है। पहली बात तो ये सब अपने जहन में बिठा लें। ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान एक पैनिक क्रिएट किया जाता है कि हमारा कराची, हम इसके वारिस, ये वो। देखें, सिंध से ही गवर्नमेंट बनती है, कराची भी सिंध का ही पार्ट है। हमें पिछले 40 सालों से सिर्फ ये लगा के रखा सिंधी महाजिर झगड़ा, फसाद, महाजिर झगड़ा। मैं मानता हूँ कि हमारे शहर में
हमारे जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके हुकूक की पामाली ज़रूर होती है, लेकिन वो सिर्फ़ इन लोगों की वजह से ही होती है। 17 सीटों का मैंडेट अगर आपने ले लिया है तो आप आज अपनी 2 वज़ारतों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, सदर के वोट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। आवाम किधर खड़ी है, ये क्या जवाब देंगे आवाम को? मेरा तो पहला सवाल ये है, आवाम इनसे क्या सवाल करेगी अब देखना ये। आवाम इनको क्या फिर इनको वोट देगी जो इनके बच्चों की लाशों पे सियासत करके आज फिर जो है वोट देने जा रहे हैं? पहला सवाल तो इनसे ये बनता है कि भाई जो इतनी वायलेंस आपने फैलाई है उसका क्या क्या हुआ उसका? आप अपनी सदारती वोट भी देने जा रहे हैं, चीज़ें भी देने जा रहे हैं, ये होना था। आपको लगता है कि आवाम को इतनी ऑडेसिटी है कि आवाम इनसे जाकर सवाल का जवाब ले पाए? ये हमारे मुल्क का अलमी है, आप सही कह रही हैं। इतना अगर शऊर और इतने इनमें ताकत होती आवाम में तो आज कराची का भी ये हाल ना होता। अगर ये अपने हुकूक की बात करने जा रहे होते, सवाल करने जा रहे होते तो आज इनका भी ये हाल ना होता। कुछ आवाम का भी कसूर है इसमें, सारे चीज़ें हम हुक्मरान पे, वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो आवाम भी हमारी ऐसा ही है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखें ना कि लोगों के बच्चे चले गए इस इलेक्शन में, इतनी वायलेंस हुई है ये सेंट्रल में, उसके बावजूद जो है आज कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वहाँ पे वजारतें बट रही हैं, इधर सदर का वोट दे रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन हो गए हैं, अब हुकूमत बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कराची के मसाइल वाकई हल हो पाएंगे इन सारे सिलसिले में? अगर पुरानी परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना MQM की, तो सिर्फ एक जो दौर था परवेज़ मुशर्रफ वाला जिसमें इनको इख्तियारात दिए गए थे, उस दौर के बाद से लेके आज तक वो जो टेन्योर था, उसके बाद ये फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हमेशा रहे, फिर PTI के साथ इत्तेहादी रहे, फिर आज ये फिर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने जा रहे हैं, जो ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। सदर का वोट देने का मकसद क्या है कि आप इत्तेहादी हैं? नून लीग के इत्तेहादी तो ये इलेक्शन से थे। ये तो अब इन पे डिपेंड करता है ये कराची के हुकूक की कितनी आवाज़ उठाते हैं। जब ये आज ऐवान बाला तक पहुंच गए तो आवाज़ तो ये उठाएंगे ना, जब इन्हें नुमाइंदा आवाम ने अपना नुमाइंदा बना के उस ऐवान तक पहुंचाया है। तो डिपेंड करता है कि अब ये किस तरीके से इसको अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुझे स्टार्ट से ही नज़र नहीं आता कि ये कुछ आवाज़ पहुंचा सकेंगे। अगर ये पहुंचा सकते तो ये जितना वायलेंस हुआ था इसके ऊपर कोई स्टैंड लेते। उसको तो उन्होंने सिर्फ एक ये कह दिया कि वो सियासी ऐसे मसाइल होते हैं, उसको वो नॉर्मल एक्टिविटी थी। लोगों की जान चली गई, इनके लिए नॉर्मल एक्टिविटी थी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कराची के मसाइल की बात करें तो बिजली, गैस, स्ट्रीट क्राइम्स, ये हम एक साइड पे कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि गर्मियाँ आने वाली हैं और पानी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कराची में पानी नहीं है, हर जगह पे यही मसला है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। इसमें टैंकर माफिया का कितना रोल है और वाटर बोर्ड क्या कर रहा है? टैंकर माफिया का तो काफ़ी हद तक जो है रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी है। अब काफ़ी उसका जो है लेवल कम हो चुका है। अभी CEO सलाउद्दीन साहब जो हैं वाटर बोर्ड के, उनसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अभी मीटिंग की है। देखें, वाटर बोर्ड पूरी कोशिश कर रही है। पिछले कुछ जब से सलाउद्दीन साहब आए ना, तो कुछ उसमें थोड़ी सी हम लोग भी उसको, क्योंकि हमारे पास अपने कुछ खबरें आती हैं, तो अब कुछ हद तक जो है आप देख रहे होंगे कराची के कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। जहाँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आना शुरू हो गया है। थोड़ी सी जो है अभी जब पानी की चोरी रोकी गई है, तो जब बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद जो है थोड़ी सी फरवानी आई है पानी के उसमें। लेकिन अभी देखना ये है कि अब जो कराची का मैंडेट लेके जो चीख रहे थे, जिनकी ये कह लें कि ख्वाहिश से ज़्यादा उनको सीटें भी मिल गई हैं, मीटिंग्स तो करी हैं उन्होंने सलाउद्दीन साहब से। अब देखना ये है कि वो कितना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा के कराची को पानी दे सकेंगे। अब देखना ये है। मसला ये है कि अभी तो आपको पता है कि अभी सदारती इलेक्शन बाकी है, उसमें सदारत का वोट होना बाकी है। तो अभी कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स क्लियर और हो जाएंगी आगे चल के। लेकिन देखना यह है कि अभी जो अब जिसका जहाँ मैंडेट है उसको देखना भी ज़रूरी है। अच्छा, कराची पाकिस्तान का माशी हब है, पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है। कराची के अवाम के साथ ये ज़्यादती नहीं है कि सर्दियाँ आती हैं तो गैस नहीं होती, गर्मियाँ आती हैं तो पानी नहीं होती, बिजली का तो अता पता ही नहीं होता। खैर, सर्दी गर्मी से तो उसका कोई लिंक ही नहीं है। ये सुनवाई कौन करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
पहले तो ये सिर्फ कराची का मसला था, अब ये पूरा पाकिस्तान का मसला है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कराची में हो रहा है। अगर आप थोड़े से हमारी ट्रैवलिंग होती है, हम जाते आते हैं, अब ये सब सूरत हाल सब जगह है। वजह यह है कि मुल्क की मईशत जिस जगह खड़ी हो गई है, अब ये पूरा पाकिस्तान में ही मसला है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में 24 घंटे लाइट आती है, ऐसा नहीं है KPK में 24 घंटे लाइट आती है। इसी तरह कराची का भी यह हाल है। लेकिन कराची का जो बदहाल कर दिया है, वो लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो उसको ये है कि कवर अप कर लेते हैं। हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं कि अभी तो दरअसल शुरू हुआ है इनका भी। बात ये है कि उससे पहले ये हो जाए कि हम पे तनकीद कर रहे हैं, देखते हैं कि ये आवाम के लिए और क्या कर सकेंगे। आपका ख़ुद भी एक सियासी जमात से वाबस्तगी रही है, आप इलेक्शन में भी खड़े थे। मुझे ये बताइएगा कि क्या सियासी रहनुमा या सियासतदान इतने बेबस होते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं होते या वो मसले मसाइल हल नहीं करवा सकते? देखें, कोई भी सियासी रहनुमा और सियासी जमात का इलेक्टेड मेंबर कोई इतना मजबूर नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, हम लोग जीते नहीं हैं, ये सबके सामने है। कोई ऐसा वो नहीं है, कराची में हम नहीं जीते। लेकिन अभी आप पिछले 2 दिन में आप देख लें कि महमूद मौलवी साहब की कमिश्नर कराची से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने जो है इस महंगाई के लिए बात भी की है कि भाई ये जो आपकी नर्ख हैं, चाहे वो गोश्त के, सब्ज़ी के, अशिया खुर्दनोश के, इसके ऊपर कंट्रोलिंग के लिए आपके कमिश्नर और उसके ऊपर जो आप काम करें तो जल्द से जल्द करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जब इलेक्ट ही नहीं हुआ और हम जब ये सारे काम कर सकते हैं तो ये काम ये लोग क्यों नहीं कर सकते? करना चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं क्यों नहीं करना चाहते? नहीं क्यों नहीं करना चाहते इसकी वजह तो अब ये लोग खुद बता सकते हैं, क्योंकि इनके अपने अपने मफादात हैं और कोई वजह नहीं। ओके, मतलब ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद दोबारा आवाम को मुंह देना होता है ना, जाहिर सी बात है। तो ये लोग काम करके आवाम इलेक्शन के बाद आते कब हैं? ये अपने अपने हलकों में वोट मांगना तो बहुत वो आसान है ना। किसी अभी जैसे इस दफ़ा आपके सामने ही ये सारी चीज़ें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इलेक्शन में वोट किस तरह मांगा गया, ठीक है, मजलूम हो जाते हैं, हमें इख्तियारात नहीं मिलते, हम यूँ हो जाते हैं, हमारे साथ यूँ है तो भाई इख्तियारात नहीं मिलते, आप रिज़ाइन कर दें। अभी आप जो है चलें, अभी तो देखते हैं, अभी तो गवर्नमेंट बनी है। इख्तियारात ना मिलना तो एक फजूल बात है। मोहल्ले की कमेटी भी एक जगह जमा हो के अपने मोहल्ले बात ये है कि आप जब जिस आवाम को इकट्ठा करके अपनी कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जिस आवाम को इकट्ठा करके आप जलसा करते हैं, उसी आवाम को इकट्ठा करके उसका मसला हल कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त बोलते हैं वायलेंस हो रहा है, उस वक्त वायलेंस नहीं होता जब आप वोट मांग रहे होते हैं। उस वक्त उन बेचारों को आप ला के बेवकूफ़ बना के रोड पे खड़ा कर देते हैं। मैं कहना आसान है कि कराची आप हमारी जान है और मैं अपनी बेगम से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ कराची वालों से, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मुझे ये बताइएगा कि हम बात करते हैं हमेशा इख्तियारात की, नहीं मिले जो भी है उनके बहाने। आपको नहीं लगता कि अवाम का भी कुछ कसूर है कि अवाम फिर से इन लोगों को आजमाते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बोली स्टार्ट में ही कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। लोग ये तो देखते हैं कि ये हमारी नुमाइंदा जमात है। आपने सबसे पहले तो ये इस इलेक्शन में सबसे अच्छी बात ये थी, इस इलेक्शन की मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है इलेक्शन लड़ने वाले मुकामी लोग थे। बहुत सारी जमातों के, हम अपनी बात नहीं कर रहे कि हम वहाँ रहते तो हम लड़े थे, और भी बहुत सारे आज़ाद लोग भी थे। कुछ आज़ाद थे, कुछ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के थे जो मुकामी लोग थे। आवाम ने अपने मुकामी लोगों को फिर भी इलेक्ट नहीं किया। आवाम ने सिर्फ ये देखा कि जो हमारी जमातों का मैंडेट है हम उसको इलेक्ट कर लें। तो ये तो आवाम का कसूर है ना। अगर आवाम उनको इलेक्ट कर लेती, जो उस तरफ जो उनके नुमाइंदा लोग थे जो उनके इलाकों में रहते थे, तो उनको बुलाने में उन तक उनकी रसाई आसानी थी। उधर कौन से उनके जो है कैनवॉय लगे हुए थे, वहाँ कौन से गार्ड्स खड़े हुए थे, वहाँ कौन से बैरिक लगे हुए थे जो आवाम को मिलने की परेशानी थी। तो ये तो है, थोड़ा सा कसूर है आवाम का। मुझे बताइएगा कि एक जगह पर तो हमने देखा कि आवाम को ये सियासी शऊर तो आ गया है कि वोट देना उनका राइट है, जिसके चलते इस बार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। लेकिन ये सियासी शऊर कब आएगा कि वोट देना किसको है? नहीं, देखें, सियासी शऊर तो आया आवाम को, वोट भी कास्ट किया, लेकिन बात यह है कि किसको देना है ये भी उनको पता था किसको देना है, लेकिन दे के होगा क्या अब ये देखना है। ये वक्त है अभी। आवाम ने जिसको भी वोट दिया, मेरे हिसाब से वो अगर काम नहीं कर सके तो वो लोग वैसे ही हार गए।
लेकिन फिर आप जाके उसी को वोट देंगे तो ये आवाम के ऊपर एक सवालिया निशान अच्छा, है। हम ये मुसलसल बात करें कि आवाम के पास ऑडेसिटी नहीं है कि वो जाकर उन लोगों से बात करे, आवाम को बोलना चाहिए। आवाम बोलते हैं एक्स का सहारा लेके, एक्स बैन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 17 फरवरी से एक्स बैन है। देखें, आवाम अपने मसाइल के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं उस एक्स पे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम लोग और आप लोग भी, आवाम जो है एक्स पे जाके लड़ नहीं रहे अपने हुकूक के लिए, वो लड़ रहे हैं अपने हुक्मरानों के लिए, अपने लीडरान के लिए। इस हवाले से लड़ रहे हैं ना कि हमने वोट दिया था, हमें नताइज चाहिए, तो ये हुकूक, वोट तो आवाम का है, तो आवाम अपने हुकूक के लिए एक तरीके से आवाम अपने हुकूक के लिए लड़े ना। मैं आपसे एक सवाल है, उनके घर में पानी नहीं है, उनके घर में बिजली नहीं है, उनके घर में गैस नहीं है, उसके लिए लड़े? मसला ये है, वो तो लड़ रहे हैं एक इंतशार फैलाने के लिए कि मेरा लीडर सबसे अच्छा है, मेरा लीडर सबसे बुरा है। वोट के ऊपर बात होगी, उसके बाद तो आगे की बातें होंगी ना कि कौन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है। वोट दे दिया, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा लें, ठीक है। अपने वोट की अगर वो बात करते हैं, आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, आवाम ने मैंडेट दे दिया तो ये इस दफ़ा जो है 10% 25% का जो रेशो है वो ज़्यादा है, ठीक है। आवाम ने वोट दे दिया। मैं इस इलेक्शन को ये नहीं कह रहा कि ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन ये था। वायलेंस हुआ 1% 2%, नहीं तो इसके अलावा आप मुझे पूरे पाकिस्तान में बताएं कि वायलेंस किधर हुआ। तो आप इस इलेक्शन को सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। दूसरी बात, अगर आप इसको सवालिया निशान खड़ा कर भी रहे हैं तो फिर आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएं, ठीक है। आवाम को अगर अपनी आवाज़ उठानी है तो ये आवाम जाए, फिर कोर्ट तक जाए, खुद जाए। बात ये है कि देखें, मैं और आप तो शायद एहतजाज करने के लिए भी पाबंदी है। नहीं, कहाँ पाबंदी है, कहाँ लगी हुई है पाबंदी? ऐसा नहीं है। हर चीज़ आ रही होती है। सोशल मीडिया, ये आवाम सोशल मीडिया की रह गई है। पाकिस्तान के ये कब आएगी रोड के ऊपर? ये बताएं, ये अपने हुकूक के लिए आती है? ये तो किसी की बिजली जाती है कि इलेक्ट्रिक को उस फेसबुक पे, उस ट्विटर पे, उस व्हाट्सएप पे गालियां दे रहे होते हैं। तो जाओ ना रोड के ऊपर, आएगी लाइट, जाओगे तो आएगी। वोट देने भी तो रोड पे गए थे, तो जाओ अपने हुकूक के लिए। ये खुद नहीं जाते अपने। आज़ादी राय का हक है आवाम को, बिल्कुल। तो फिर ये एक्स पे पाबंदी क्यों? चले हम ये बात, पाकिस्तान आज़ादी है। देखें, एक मेरी बात याद रखिएगा, आपकी राय को बिल्कुल आज़ादी है इस पाकिस्तान में, लेकिन बदतमीज़ी की कोई आज़ादी नहीं है। और एक्स के ऊपर जो पाबंदी है, देखें, एक्स के ऊपर जो पाबंदी है वो तो अभी कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं, उसके फैसले हो जाएंगे, लेकिन इंतशार फैलाना भी कोई पॉलिसी नहीं है आपकी। अच्छा, आपका आगे राय दे ये है कि आप जाके एक्स के ऊपर सोशल मीडिया पे लिखो और आप सो गए और लोगों की जहनसाजी करी और आपने सोशल मीडिया पे सो गए। रोड पे आके आप एहतजाज करें, इदारे खुले हैं आपके। इस दौर का, इस जनरेशन का तरीका ये है कि वो सोशल मीडिया पे तो इस जनरेशन की बात कर लेते हैं। अगर ये जनरेशन, अब आप इस तरह आ जाएं, आप ये सबसे बड़ा जो इस जनरेशन को ख़राब करने वाले थे ना, वो थे हमारे खान साहब। अब ये बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, इस कौम को ख़राब करने वाले सबसे बड़े खान साहब। आपने हीरो बनाया, इस कौम के हीरोज़ के नाम सुनते जाएं। अब आप इस कौम के हीरो इमरान खान, जो बोलते थे कि भाई कंटेनर पे चढ़ के कि उनकी पतलून के लिए हो गई। अब आप सुनती जाएं, क्योंकि ये जो है आपके मीडिया पे, आपके सोशल मीडिया पे, ये तमाम चीज़ें आपके और हमारे बच्चे और ये नौजवानों ने देखा। उसके बाद आपके जो आपकी हीरोइन बनी सनम जावेद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बदज़बानी और एक एहतराम, ये इन दोनों का भी एक लेवल होता है। दीन हमें बदज़बानी और किसी की करैक्टर पे बात करना नहीं सिखाता। आप देखें, आपके जो है इस कौम के साथ हुआ क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब को जो है KPK का आपने बना दिया वहाँ पे वज़ीर आला, और वो साहब वो कहते थे, ज़रा उनकी उठा के क्लिप्स देखें कि मरियम नवाज़, यानी एक औरत के लिए आप ये बात करें। आज औरत का आलमी दिन है, मैं मरियम नवाज़ का फेवर नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए, क्योंकि ये जो तुमने सर्जरी कराई है हमारे पैसों की कराई है। तो ये ऐसी इस तरह की बातें और इस तरह की आवाम में इंतशार और बदतमीज़ी फैलाती थी। अगर ये आप जो बोल रही हैं हक़ राय दही, या आप जाके अपने कानून है, आपका आइन है, आप उसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं, ना कि आप सोशल मीडिया पे किसी की किरदार कशी करें और मीडिया पे आके किरदार कशी करें और आप बोलें ये मेरा हक़ राय दही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, दुनिया भर में कोई तहजीब के कवानीन बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट जो आपसे सवाल करने का था वो ये था कि दुनिया अब आगे जा रही है, हमारा पड़ोसी। इस बात से मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को गवर्नेंस की ज़रूरत है, आइन में तरमीम की ज़रूरत है,
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कोई आपके साथ बताएं कि क्या आपको लगता है कि किसी भी साइट को बैन करना हल है? देखिए, जिस चीज़ से नहीं दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जा रही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने उठाया और किसी भी कैरेक्टर को आपने जो है। भारत की एयरटेल कंपनी पाकिस्तान की जीपीडी क्रॉस कर चुकी है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत पाकिस्तानियों को मुलाजिमत देगा। इस दौर में जब हर चीज़ डिजिटल चली गई है, हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल तक डिजिटल चले गए हैं, हर चीज़ जब डिजिटल हो रही है, एक्स की वर्थ है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि बंद क्यों क्या, मैं ये कह रही हूँ कि क्या ऐसे कवानीन नहीं होने चाहिए जिनसे कंट्रोल किया जाए? पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो नहीं है। एक्स किसकी प्रोडक्ट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फेसबुक किसकी प्रोडक्ट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये किसी भी मुल्क में इसके लिए अभी कोई कवानीन नहीं बने, ठीक है। अगर इसका कोई कानून बन जाएगा, अच्छा हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस पाकिस्तान को, ठीक है। साउथ कोरिया, वहाँ पे तो ये चलता ही नहीं है, वहाँ पे तो कीपैड वाले मोबाइल हैं, आज भी एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। चाइना ने तो अपनी सारी साइट्स बनाई है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है साउथ कोरिया में, कि मुल्क में वायलेंस ना हो। हमारे मुल्क में वायलेंस पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया को लोगों को तरबियत देने के बजाय बदतमीजी सिखाई जा रही है। कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने पहली स्पीच में यही कहा था ना कि आज से हर शख्स अपने तौर पर आज़ाद है। ये थोड़ी कहा था कि एक्स पे आज़ाद है, ये थोड़ी कहा था फेसबुक पे आज़ाद है। उन्होंने बोला था मैंने पूरी स्पीच सुनी है, वो उन्होंने कहा था किसी भी चीज़ को बैन मैंने वो पूरी स्पीच, कायदे आज़म ने ये कहा था, मैंने पूरी कि आप सब लोग अपने इबादत गाहों में आज़ाद हैं। तो वहाँ कहाँ रोका जा रहा है? पाकिस्तान में कहाँ रोका गया? पाकिस्तान में किस चीज़ को, अक़लियत को रोका गया? पाकिस्तान में अक़लियत को भी उसकी जगह दी गई। आप बताएं, ये अक़लियत का झगड़ा है? ये अक़लियत का झगड़ा नहीं है, ये इक़्तिदार का झगड़ा है। ये इक़्तिदार का झगड़ा है। आज़ादी राय तो क्या, आज़ादी राय आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप क्या जलसों में करते नहीं थे? कि आपको क्या ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को जो कंट्रोल ना हो रही, अच्छा नहीं, भी तो लोग यूज़ कर रहे हैं ना। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट कह रही है कि 6000%। ठीक है, पाकिस्तान ने उसको बैन नहीं किया, लेकिन सबसे पहले जो है ना, हम आपके और मेरे जहन में आना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की आवाम में जब इंतशार फैलाएंगे ना, तो हमें सब कुछ बैन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। ठीक है, ये मेरी सोच है, हम देख रहे हैं कि 6000% इजाफा हुआ है VPN के यूज़ में। तो ये रुक तो नहीं रहा, लोग तो चोर रास्तों से वापस जाके यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी अच्छा काम करने के लिए लोगों ने VPN यूज़ किया? छोटा सा एक सवाल का ये जवाब है। एक्स चलाना, अब मुझे एक बात बताएं कि जब ये तमाम सोशल अकाउंट्स, ठीक है, इस पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, ये सारे सोशल अकाउंट्स इंतशार, मैं इसको कहता हूँ ये इंतशार फैला रहे हैं। ये इंतशार फैलाने के लिए लोगों को पैसे भी देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जब पैसे भी देना शुरू कर दिए हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान, अच्छा हमारी कौम के साथ भी मसला है। हमारे पास और कोई काम नहीं है। आधे से ज़्यादा तो फारिग लोग हैं जो सिर्फ एक्स के ऊपर बैठे हुए यही काम कर रहे हैं। मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए कौन सा काम है? इनको सिर्फ अपने जो इनके मसाइल, इनके जो मकासद है ना, सिर्फ उसको पूरा। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तानी आवाम की आप बात कर रही हैं, केसेस जो हम देख रहे हैं, जिनमें मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। आपको याद होगा कि सारा शाहनवाज, जिसको उसके शौहर ने ही कत्ल कर दिया था, वो खातून, उसका मामला एक्स पर आया चला। उसके बाद ज़ैनब कत्ल केस आपको याद होगा, जो बच्ची को ज़्यादती के बाद उसको, वो एक्स पे चला, ट्विटर था जो पहले, वहाँ से ये केस उठा। उसके बाद नूर मुकद्दम का केस एक्स पे चला और वो बना। उसके बाद जजलान फैसल, आपको याद होगा, बहरिया टाउन में उसको मार दिया था, उसका केस चला। अगर सिर्फ बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन तो नहीं किया जा सकता ना? क्या सिर्फ बैन करना ही हल है? ऐसे कवानीन नहीं होने चाहिए जिससे कंट्रोल किया जाए? सॉरी डोसे, आपके सवाल में आपका जवाब है। ये जितने आपने नाम लिए, अगर ये एक्स से अगर ये पॉइंट्स उठे थे तो उसके ऊपर एक्शन हुआ या नहीं हुआ? पहले उसका जवाब दें। एक्शन हुआ तो बैन क्यों करना है? क्या आप नहीं, अब आप मेरी बात का जवाब दें। एक्शन हुआ उस वक्त जो है, जो पाकिस्तान की रियासत थी और पाकिस्तान की जो कानून था वो ठीक था। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप लोगों में इंतशार फैलाते हैं और उन अकाउंट्स के ज़रिए आप जाके पाकिस्तान की रियासत पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। तो फिर ये कौन सा काम है? जब पाकिस्तानी नहीं है तो हम कहाँ से हैं? तो एक्स
अगर हमारे लिए इतना मौसर होगा ना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम खोल दिया जाएगा। पहले एक्स यूज़ करते थे, मैंने भी यूज़ किया, फेसबुक भी यूज़ किया, एक्स भी यूज़ किया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब वो इन्फॉर्मेशन से वो तब्दील हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। प्रॉस और कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं ना। लियाकत अली साहब ने कहा कि हमने धांधली की, उनके बयान के बाद 17 फरवरी से एक्स बन है। एक्स लियाकत अली साहब ने, रावलपिंडी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, उन्होंने कहा कि हमने धांधली की। उन्होंने तो अपना बयान भी वापस ले लिया, अब उसका क्या करें? उस चक्कर में एक्स नहीं, अगर अच्छा चलें उस चक्कर में बंद हो गया, अब मुझे उसका तो जवाब दें। पहले ये हमारे मुल्क के कैरेक्टर्स हैं। हमारा कमिश्नर रावलपिंडी वो एक्स पे भी एक बयान दे देता है, मीडिया पे भी एक बयान देता है, उसके बाद सॉरी कर लेता है। आवाम जो उसको 5 करोड़ 6 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की आवाम ने जो देखा, उसके जहन में क्या किया, उसके जहन में क्या किया, उसकी जहन साजी तो आपने कर दी। अब आप आगे बाद में बोलें सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो गोली मार के बंदा मर जाए उसको बोलना सॉरी। देखें, इसके लिए अथॉरिटीज पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है। आप मेरी बात को एक समझ लें, पाकिस्तान बना भी नहीं सकता पाकिस्तान की मेरी पहले एक बात का जवाब ले लें कि पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट नहीं है। जिनकी ये प्रोडक्ट है, ये उनको पहले उसके लिए कोई कानून बनाते हैं। उन्होंने तो इसको बनाया ही इसलिए था कि ये मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके ये जो है इंतशार फैलाया। उसमें सबसे पहले हम आगे खड़े हो गए। हम नंबर 1 है पाकिस्तान जो इस वक्त है, और हमारे नौजवान को हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। वजह यह है कि हमारे नौजवान, भारत में भी तो एक्स यूज़ होता है राहुल गांधी और मोदी के खिलाफ, तो भारत इतना ओपन माइंडेड क्यों है कि वो बैन नहीं करता? मेरा सवाल यह है कि अगर हम ऐसे ही एक एक करके सारी ऐप्स को बैन कर देंगे, सोशल मीडिया को बैन कर देंगे, नेट को बैन कर देंगे, तो डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान का वकार क्या होगा? मेरी आप लोग भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग भी चीज़ों को देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में जो है इंतशार नहीं फैलता। हमारी 25 करोड़ आवाम है तो वहाँ पे अरबों की आवाम है, ठीक है। और 1 मिनट में नहीं, आप जवाब लें, सब कुछ वो बैन क्यों नहीं लगाते? अब आप मेरी बात समझिएगा। इंडिया में जितनी गुर्बत है हम लोग वो नहीं दिखाते। हम बोलते हैं इंडिया ने तरक्की कर ली। अगर इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है तो इंडिया में आज भी आप हाल जाके देखें, वहाँ पे खाने को लोगों के पास नहीं है। तामिल की आप स्टेट्स देखें जाके, आप बाकी जगहों की स्टेट्स देखें, वहाँ पे आज भी खाने को नहीं है। तो वहाँ पे ये स्मार्टफोन नहीं है। जब स्मार्टफोन नहीं है ना तो वहाँ पे इंतशार भी कम फैलता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लोग बोलते थे, अभी आपने GDP की बात करी, मैं आपको GDP का जवाब देता हूँ। सन 2008 के बाद से आज तक 2024 तक की GDP उठा के देखें, ठीक है। ये हमारे जमहूरियत का कारनामा है। अब जिसके ऊपर हम आवाज़ उठा देते हैं, आज भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारी अफवाज ने ये किया। अरे भाई, अफवाज पाकिस्तान तो उस ट्रक को ड्राइव ही नहीं करना चाहता, वो कर ही नहीं रहा उसको ड्राइव करें। अब आप लोग 20 साल की GDP का हिसाब दें आप। ये इमरान खान साहब ने जो ये इतना बड़ा कर्जा लिया पाकिस्तान की तारीख का, इसका हिसाब दें आप। ये क्या अफवाज पाकिस्तान ने किया था आपके साथ मिलके? ये तो आपकी जमहूरियत थी, आप किधर खड़े हुए थे? ऐसा नहीं है। अब आप इंडिया की बात करें, सब जगह ऐसी होता है। श्रीलंका दिवालिया नहीं हुआ? दिवालिया हुआ, वहाँ पे आपको नहीं नज़र आया क्या? इसी तरह इंडिया के अंदर भी क्राइसिस हैं। मसला ये है कि हमने, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस मीडिया को इतना आज़ाद किया कि हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो फिर उसको वापस बैन क्यों किया जा रहा है? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो अच्छा इकदाम किया, बहुत अच्छा इकदाम किया था, इसको आज़ाद किया था। और वो इसलिए किया था कि पाकिस्तानी अवाम तरक्की करेगी। पाकिस्तान की अवाम तरक्की नहीं कर रही, पाकिस्तान की अवाम उसको इस्तेमाल करके आज आप किधर जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया से, पहले तो हम बोलते थे सिर्फ मीडिया से, आप सोशल मीडिया से तो और हमारा बेड़ा करके, जिसके ऊपर आपकी कोई कानून साजी अभी तक हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर सकते। आप बोलें आज़ादी राय है तो छोड़ा हुआ है। अगर कानून साजी करेंगे तो हम इसको बैन भी कर सकते हैं। कानून साजी नहीं कर रहे हैं। इस सब सूरत हाल में इस वक्त जो आवाम का मसला है वो है महंगाई का मसला। नई हुकूमत बन रही है जिस चक्कर में IMF के पास जा रहे हैं। IMF ने शर्त रख दी है कि 18% आपका टैक्स बढ़ेगा तो हम कर्जा देंगे। आवाम नहीं पिस जाएगी? आपको क्या लगता है? देखें, पाकिस्तान में मैंने अभी आपसे एक बात बोली, गवर्नेंस और कानून का बड़ा इशू। कानून में तरमीम करनी पड़ेंगी, गवर्नेंस जो है आपको करनी पड़ेगी। IMF चीख के आपसे ये कहता है कि भाई ये जितनी सब्सिडी है ना, और जितने टैक्स सब्सिडी दो गरीबों को, और आपने जो टैक्स लगाने वो लगाने अमीर लोगों पे, इंडस्ट्री में। हम लगा देते हैं टैक्स उठा के गरीबों पे और सब्सिडी दे देते हैं अमीरों को। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, इस पे आपको गवर्नेंस की ज़रूरत है।
कानून बनाने की ज़रूरत है। और देखते हैं अभी ये नई गवर्नमेंट अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तो ये हल्फ बर्दारियाँ ख़त्म होंगी तो उसके बाद ये कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नई गवर्नमेंट जब आएगी तो आपको क्या लगता है कि हालात स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे या और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से? कोई भी चीज़ देखें, कहना कबल अज़ वक्त है। सब लोग पुराने हैं, अपनी पुरानी गलतियों पे काबू करते हुए, उससे सीखते हुए अब इनको चाहिए कि ये अब गवर्नेंस कर लें, तगड़ी गवर्नेंस कर लें पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं कि मैंने पंजाब बना लिया, मैंने सिंध बना लिया, मैंने KP के बना लिया, एक ने बलोच। गवर्नेंस पूरे पाकिस्तानी, एक कानून बना लें पूरे पाकिस्तान के लिए, और गवर्नेंस पूरे पाकिस्तान के लिए करें। जब आप गवर्नेंस पूरे पाकिस्तान के लिए, कानून पूरे पाकिस्तान के लिए, गवर्नेंस जब नीचे तक सही होगी ना, जब निचली सतह तक सारे तमाम चीज़ें आएंगी तो रिलीफ भी आएगा, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन देखना यह कि आप इनकी सोच और कितना ये इस्तेकाम ला सकेंगे पाकिस्तान के लिए। लगता तो है जो अभी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस दफ़ा उन्होंने चेंजेस भी काफ़ी किए हैं लेकिन देखना यह है कि किस हद तक कामयाब होते हैं और क्या कर पाएंगे, क्या पॉलिसी इस लेवल की उनके जहन में है, उसको मरतब कर लिया है उन्होंने कि उस पर काम कर सकेंगे। ये अब कहना कबल वक्त है। अच्छा, आपने अभी कहा कि अमीरों को सब्सिडी दी जाती है और गरीबों पर जो है ना वो टैक्स की सूरत में बम फाड़ा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर में बारहा कहते नज़र आए कि सरकारी मुलाजिमीन को जो मराद दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, वो ख़त्म कर दी जाए। आपको क्या लगता है कि अगर वो सब सहूलतें ख़त्म कर दी जाएंगी तो कौमी ख़जाने पे दबाव कम होगा? बिल्कुल कम होगा बिलावल। और कैसे कम होगा? देखें, मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने से मेरी आज तक ना कोई मुलाकात है और ना ही जो है मैं उनकी पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने उनकी पहली स्पीच कौमी असम्बली में देखी थी। बिलावल भुट्टो काफ़ी मैच्योर बातें भी कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं वो नज़र आ रही है कि वो कर रहे हैं, और शायद वो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो की अच्छी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में तो है नहीं, तो वो शायद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा लें और उसके ऊपर काम कर लें। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, अब बोझ कम करना पड़ेगा क्योंकि पहले और अब में बहुत बहुत फ़र्क है। आपको करप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि गरीब जो है गरीब से गरीब तरकीबी लेवल से नीचे जा रहा है, अमीर अमीर से लेवल से भी ऊपर जा रहा है। अभी बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमिन की जो बात कर रहे हैं उसमें किसी एक की नहीं बात कर रहे हो। गवर्नमेंट आप देखें ना कि गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह जो है, अक्सरियत की बात आपके मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख है, रहता वो 4 करोड़ के घर में, तो भाई कैसे? तो ये बात उनकी सही है। आपको जो है ये तमाम चीज़ों पे काबू करना पड़ेगा और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ पे काम करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा। यानी कि पॉलिसीज़ हैं, बस इम्प्लीमेंट करना है या उन लोगों को मौका देना है जो कुछ मसाइल के हल सोच रहे हैं? देखें, मौका दें ना दें, आप ये कि आप किसी का मशवरा सुन के उस पर अमल कर लें ना, तो ये भी बहुत होता है। तो अगर आप उस पर अमल कर लें ये सोचे बगैर कि ये मेरा हरीफ है। अभी आप मेरे से बहुत सारी बात कर रहे थे, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमारे लीडरान अगर आज ये बहुत अच्छे होते और ये कुछ कर सकते तो हम इस हाल में ना होते। लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ये रोते हैं हमारे पास इख्तियारात। देखें, मैं अभी बहुत सारी सूरत हाल अभी जो पाकिस्तान की जिस तरीके से चल रही है, पाकिस्तान को जिस इस्तेकाम की ज़रूरत है ना, इसमें सिर्फ एक ही आदमी है जो अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो दरअसल वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आर्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है अब ये गवर्नमेंट चलाने की। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक मार्शल लॉ आ चुका होता, लेकिन उसमें सिर्फ एक किरदार वो अदा कर सकते हैं। और अगर ये सियासतदान पाकिस्तान के लिए सारे के सारे अगर बहुत बड़े मुखलिस हैं ना, तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बात कर सकते हैं। जो हुआ इलेक्शन में सब चीज़ों को भूल जाए। पाकिस्तान के लिए अगर सब सिंसियर हैं, अपनी सीटों और अपनी कुर्सी के लिए ना लड़ाई करें ना, और अगर इमरान खान जेल से बैठ के भी अगर इस चीज़ का ऐलान कर दें, जो इतने जिनको लोगों ने अपना वो लीडर बनाया हुआ है ना, तो उनसे निकल के भी कुछ नहीं होना, तो बेहतर यही है सही है सारे के सारे एक टेबल पे बैठ के इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें। उस नेशनल गवर्नमेंट को अगर आप 6 महीने रन कर देंगे ना, क्योंकि उसमें वजारतों वगैरह का कोई झगड़ा नहीं है, तो अगर आप उसको 6 महीने रन कर लेंगे ना, पाकिस्तान वैसे स्टेबल हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे हैं महंगाई की, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाती,
दुकानदार अपनी मर्जी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें मंडी से माल महंगा मिल रहा है। फ्रूट्स का बाइकआउट मैंने विटनेस किया, कराची में होता है। आप क्या कहेंगे कि इस बार रमज़ान में आप क्या देख रहे हैं? देखें, अभी कराची की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे जो कमिश्नर कराची काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो इसके ऊपर अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, इक़दाम हो रहे हैं। और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, जैसे मैंने आपको बताया महमूद मौलवी साहब भी गए हैं, MKM भी इसके ऊपर काम कर रही है और जैसे होते पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट भी है। तो अब देखना ये इम्प्लीमेंट कितना होता है। बात तो कर रही है अभी सब ने, इम्प्लीमेंट कितना होता है, कितनी प्राइस कंट्रोल होती है, क्योंकि यूटिलिटीज़ वगैरह पे इन्होंने ऐलान तो किया है। अब वो माजी की तरह बस वादे धरे के धरे ना रह जाएं। बाकी देखते हैं, वैसे कोशिश तो करेगी, लगता है कि मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला हैं, कुछ तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आपको छोड़ देंगे। सब्सिडी भी अनाउंस की है सिंध के अवाम के लिए। अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब इक़दामात करने भी पड़ेंगे। पाकिस्तान अब इन हालात का मुतहम्मिल नहीं है कि आप ऐसी धक्का देंगे चला देंगे। गवर्नेंस सब आपको करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है, जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखें, ये कमिश्नर कराची, आज तक हमें ना ये सिनेरियो नहीं पता चला है क्योंकि हमारे पास कोई आता ही नहीं है। मैं पंजाब एक दफ़ा गया, वहाँ पे पटवारी सिस्टम था। वो पटवारी जो है वो उनके जो है वहाँ पे दुकान तक जाते हैं। तो एक कमिश्नर कराची के नीचे जो है असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जो अपने अपने ज़िले के होते हैं। उनके नीचे भी हर ज़िले का कमिश्नर होता है। अगर वो सब अपने अपने ज़िला में काम करना शुरू कर दें ना, तो काम वैसे ही सीधा होता है। तो काम होता क्यों नहीं है? काम क्यों नहीं होता? देखें, ऐसा भी नहीं है, कुछ जिनको काम करना होता है ना वो करते भी हैं। माजी में सेंट्रल में काफ़ी ऐसी रहे हैं जिन्होंने काम किया। हर किसी को जाके उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बता सकते कि भाई आपकी ये ज़िम्मेदारी है। हाँ, लेकिन आवाम का ये काम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस पाकिस्तान में सबसे जो मसला, इनका आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है, मुंह से बोलना आसान है, रिटर्न में कोई कुछ नहीं देता। आप रिटर्न देके दरख्वास्तें जब जमा कराना शुरू कर देंगे, जब वहाँ पे एक अंबार लग जाएगा, पिटीशन दायर करेंगे। नहीं, पिटीशन नहीं, आप AC को अपनी एप्लीकेशन जब जमा कराने शुरू करेंगे, जब वो इतनी बड़ी हो जाएंगी तो वो भी बेचारा कहाँ तक भागेगा जब देखेगा कि 1000-2000 हो गई हैं। 1000-2000 लोग पहुँचे तो ये पहुँचते कब हैं? आप जाके, अब हम यहाँ तो बैठ के चीख रहे हैं कि हमारे घर के बाहर गटर बह रहा है, उसकी आप जाके कभी पूछिएगा, एप्लीकेशन भी कोई नहीं दिया हुआ होता। ये कई दफ़ा ऐसे तजर्बे मेरे सामने हुए, क्योंकि जब मैंने कभी बहुत हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक्सीएन वगैरह को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं है। तो ये आवाज़ पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले, मेरा सबसे आवाम से, कराची के आवाम से, भाई आप अपनी आवाज़ तो उठाएं, लेके तो जाएं वहाँ तक। हम नहीं जाते हैं, हमें शॉर्टकट की खुद आदत पड़ गई है। NIC बनवाने जाएंगे, 200 रुपये देंगे और पहले मेरा NIC बन जाए। मैं जो है लाइन से बचता हूँ, आप लाइन से बचते हैं। आपको अपना डोमिसाइल बनवाना है, आप भी 200 रुपये पकड़ाएंगे और जल्दी से वो अपना काम करेंगे, निकलेंगे। तो आप, अगर हम कानून को फॉलो करेंगे तो कानून होगा ना, कानून हम भी फॉलो नहीं करते। तो नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में आपने जाना कि मसले मसाइल तो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन वो हल तभी होंगे जब आवाम अपने मुताल्लिका इदारों तक जाएगी और अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।